स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस के इस विशेष पार्ट में विशेष दिन हम विशेष अंक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज जो हमारा विषय रहेगा वो भारतीय ध्वज रहेगा, ठीक है। क्योंकि भारतीय ध्वज एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि भारतीय जो भी हमारा गौरव है, जो भी हमारा एम्बलम, हर चीज़ के बारे में हमें अच्छी तरीके से जागरूक होना चाहिए। तो आज जो हमारा विषय रहा है कला, ठीक है। तो कला विषय के अंतर्गत ही हम ध्वज को लेकर चलते हैं कि ध्वज को, क्योंकि उससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो जो भी प्रश्न आपके कला की दृष्टि से उसमें बनते हैं वो सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज उसी विषय को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो आज सबसे प्रथम हेडिंग डाल लीजिएगा भारतीय ध्वज। भारतीय ध्वज, और भारतीय ध्वज के बारे में तो सभी परिचित होंगे कि भारतीय ध्वज किस प्रकार का होता है। तो सर्वप्रथम देखिए, मान लीजिए कि ये आपका भारतीय ध्वज है, तो इस प्रकार आपका भारतीय ध्वज होता है, ठीक है। इस प्रकार होता है, और आज तो सभी लोगों को पता भी होगा कि भारतीय ध्वज किस प्रकार क्या कैसा होता है। हर जगह सबको, हर व्यक्ति को पता होगा उसके बारे में। ये हमारा भारतीय ध्वज होगा, लेकिन आपको जानना यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि उसमें कितने रंग होते हैं, क्या होता है, क्या दर्शाया जाता है। हम उससे भी आगे बढ़ के चलते हैं, क्योंकि जो हमारा लेवल है, जो हमारे फील्ड है, आर्ट फील्ड में जैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग लेके चलना। तो सबसे पहले तो ध्वज के लिए संविधान में क्या कहा गया है, तो लिख लीजिएगा। संविधान कहता है, संविधान कहता है, तो क्या कहता है संविधान? संविधान कहता है, नोटेड कॉमा में लिखिएगा कि भारत का ध्वज भारत के लोगों की, भारत का ध्वज, भारत का ध्वज भारत के लोगों की, भारत के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। आशाओं व आकांक्षाओं का प्रतीक है, व आकांक्षाओं का प्रतीक है, ठीक है। ऐसा जो कहना है वो हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज रहा है वो उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक माना गया। ये तो संविधान में लिखित है, लेकिन उसके अलावा संविधान में क्या होता है, ध्वज अगर बनता है तो ध्वज के लिए एक संहिता बनाई गई। संहिता में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, क्योंकि उसके अनुसार ही आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आपने झंडे का यूज कर लिया, झंडे को आपने प्रदर्शित किया, उसके पश्चात उसको आप कूड़ेदान में डाल दिया, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। झंडा कैसे बनेगा, कैसे उसको फहराया जाएगा, कैसे, हर एक चीज के लिए संविधान में एक एक नियम को बताया गया है, तो उसको कहा गया ध्वज संहिता। तो क्या रहा है ध्वज संहिता के अंतर्गत, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, ध्वज संहिता। और ये आपके चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा कि ध्वज संहिता अगर कहा जाए तो इसमें हर एक प्रकार से नियम बनता है। और ये कब ध्वज संहिता कब कहा गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पहले राष्ट्रीय गौरव को, या जो आपका भारतीय ध्वज होता है उसको फहराने का अधिकार नहीं था। फिर उसको फहराने का अधिकार कब दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कब अधिकार हर व्यक्ति को फहराने का दिया गया है। बशर्ते ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो उस झंडे के प्रति जो मान सम्मान, या अन्य व्यक्तियों के प्रति जो मान सम्मान, वो नहीं कम होना चाहिए, ठीक है। बाकी हर एक व्यक्ति फहरा सकता है उसको। तो लिखिएगा सर्वप्रथम ध्वज संहिता में, और ध्वज संहिता बनी कब थी, तो 1968 में बनी थी, ठीक है। तो लिखिएगा 23 जनवरी 2004 को, 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सम्मान और गर्व के साथ, सम्मान और गर्व के साथ, सम्मान और गर्व के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय झंडे, स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय झंडे भी लिख सकते हैं, ध्वज भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19A
19 प्रथम भी लिख सकते हैं, 19A भी लिख सकते हैं कि किस संविधान के अंतर्गत या किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया था। तो यह अधिकार जो दिया गया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 प्रथम या 19A के अनुसार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, के अनुसार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जैसे मौलिक अधिकार अगर बताया जाए तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन एक अधिकार को उसमें से हटा दिया गया था जो संपत्ति का अधिकार थे। तो 6 जो हैं वो मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, जो काफी श्रेष्ठ भी रहेंगे। और ये अधिकार जो था 19 जो अनुच्छेद 19 प्रथम था उसके अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको क्या रहा है कि इसमें भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार बन गया। बस उसमें जो होता है क्या होना चाहिए तो लिखेगा वह राष्ट्र के प्रति राष्ट्र या देश के प्रति अपनी निष्ठा और भावनाओं की अभिव्यक्ति गर्व से कर सकता है, अभिव्यक्ति गर्व से कर सकता है, मतलब स्वतंत्र है वो, गर्व से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, जो ध्वज संहिता आई उसमें कहा गया, जो ध्वज संहिता पारित हुई थी वो 1968 में ध्वज संहिता आई। फिर 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो अधिकार था वो पहले हर व्यक्ति को नहीं था, मौलिक अधिकारों में नहीं था, लेकिन जो आपका अनुच्छेद 19A आया है या 19 प्रथम आया है उसमें भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार आ गया। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा, एक तो ये पूछा जा सकता है कि ध्वज संहिता कब बनी, 1968 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कब ऑर्डर दिया था, जब स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार मिला तो 23 जनवरी 2004 को किया था। और किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि झंडा कैसा बनना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, कैसा मतलब खादी का झंडा रहना चाहिए, जो हुबली में बहुत फेमस है। हुबली एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय संस्थान रहा है, हुबली करके आता है, तो उसी को सिर्फ लाइसेंस प्राप्त है जो झंडे को निर्यात करता है बना करके। ठीक है, तो वही श्रेष्ठ भी रहता है। तो ये हमने ध्वज संहिता के बारे में पढ़ा। अब ध्वज संहिता में बहुत सारे पार्ट रहे जिनमें ये कहा गया है कि ध्वज को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्वज संहिता के अंतर्गत ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ध्वज हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, क्या उसका अनुपात होना चाहिए, उसके पश्चात भारत सरकार ने जो रही है कितने मानकागार इसके तय किए हैं, वो सब चीजें जो हैं आपकी इसी के अंतर्गत आएंगी। तो एक एक पॉइंट को बस डीपली देखते रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आता है इसमें। तो लिखिएगा मानक ध्वज के विवरण और आयाम के साथ संबंधित है। जो हम ध्वज संहिता का प्रथम भाग देखेंगे कि ध्वज संहिता का प्रथम भाग, ध्वज संहिता और प्रथम भाग ही महत्वपूर्ण है। ध्वज संहिता का जो प्रथम भाग है यही महत्वपूर्ण, बाकी अन्य भाग जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भाग जो है किससे संबंधित रहा, ये हमें देखना चाहिए कि ध्वज संहिता का जो प्रथम भाग है किससे संबंधित है। तो लिखिएगा मानक ध्वज के विवरण और आयाम के साथ संबंधित है। मानक ध्वज के विवरण और आयाम के साथ संबंधित है, और आयाम के साथ संबंधित है कि इसके अंतर्गत माप भी बताई गई है, आकार भी बताए गए। ये सब जो डिटेल मिलता है वो ध्वज संहिता के प्रथम भाग में मिलता है। तो ये कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय ध्वज कभी भी आपका आएगा हमेशा उसका रेशियो ही आएगा। तो क्या रेशियो या क्या अनुपात इसका रहता है, सर्वप्रथम लिखिए कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2। ठीक, ये बस ध्यान रखिएगा कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 रहता है। मतलब अगर 3 इसकी लंबाई, और हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा कि 3:2 तो कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसे मत कर दीजिएगा, 3:2 भी रहेगा। वो भी क्योंकि रहता है इसमें क्षैतिज पट्टियां रहती हैं। हमेशा जो पट्टियां हैं हॉरिजेंटल रहेंगी, यानी कि जो पट्टियां रहेंगी इस प्रकार से रहेंगी। अगर एक लाल पट्टी है
तो एक सफेद पट्टी होगी इसी के बराबर, उसके बाद एक हरी पट्टी होगी इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ, अनुपात क्या प्रकार हुआ, ये 3 हो गया, ये आपका 2 पार्ट में ही हो जाएगा। तो 3:2 है, मतलब 3 अगर फीट लंबाई हो जाएगी तो 2 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो यही 3/2 हो गया। जो भी फीट में, मीटर में, जिस प्रकार से कहें वो सब चीजें उसके अंतर्गत आती है। फिर उसका विभाजन जो है, अब वर्तमान स्वरूप की हम बात कर रहे हैं तो अब कैसा है, हम पहले की डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहले की डिजाइन पे भी आएंगे कि पहले ध्वज कैसा था, वर्तमान में कैसा है। तो अभी तो हम वर्तमान की ही बात करेंगे। तो लिखिएगा कि भारतीय तिरंगा ध्वज, तिरंगा नाम है इसको, तिरंगा कहते हैं, तो लिखिएगा भारतीय ध्वज तिरंगा, इन्वर्टेड कॉमा में तिरंगा लिखिएगा। भारतीय ध्वज तिरंगा 3 बराबर आयताकार पट्टियों से बना हुआ है। 3 बराबर आयताकार पट्टियों से बना हुआ है, पट्टियों से बना हुआ है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 3 बराबर आयताकार पट्टियों से बना हुआ है, जिसमें शीर्ष पर केसरिया, मतलब सबसे ऊपर कौन सा कलर है, जिसमें शीर्ष पर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे वाली पट्टी जो रहेगी, बीच में सफेद और नीचे वाली पट्टी में हरा रंग होता है। नीचे वाली पट्टी में हरा रंग होता है, काफी श्रेष्ठ रहेगा। कि कौन कौन से कलर आए, तो सबसे ऊपर जो टॉप पे कलर रहता है केसरिया रहता है, बीच में सफेद रहता है, और सबसे नीचे जो रहता है वो हरा रंग रहता है। और ये बना कैसे होता है, पहले तो उसी की हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या है, फिर किसका क्या प्रतीक, कलर कौन से किसके प्रतीक है, ये सब उसके बाद बात करेंगे। तो लिखिएगा कि बीच की पट्टी में मतलब सफेद पट्टी जो रहा है, बीच की पट्टी में गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र है, लिखेगा बीच की पट्टी में गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में 24 तीलियां अंकित हैं, 24 तीलियां अंकित हैं। तो ये क्या हुआ, अब तो पूर्णता ध्वज जो है हमारा यहाँ पे बन चुका है, लेकिन कलर्स किसके क्या प्रतीक रहे हैं तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा केसरिया रंग आया हुआ है, जो हमने केसरिया कलर पढ़ा हुआ है, तो केसरिया कलर जो है वो किसका प्रतीक रहेगा, तो केसरिया रंग जो है सबसे पहले आता है कि त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जो हम केसरिया की बात हमने की थी, यानी कि जो हमारा ध्वज आया, ये आपका ध्वज रहा, ठीक है, ये ध्वज जो आया यहाँ पे जैसे आपका ध्वज बना हुआ है, ठीक है, ये 24 तीलियां आपकी रही, ठीक है। तो ये जैसे आपका केसरिया रंग आया, तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो ये जो प्रतीक है ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। किसका, तो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। उसके पश्चात जो आपका सफेद रंग आया, मतलब जो सफेद आप पढ़ते हैं बीच की पट्टी में जो सफेद रंग आया, ये किसका प्रतीक रहेगा, तो जो सफेद रंग है शांति और सत्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक रहेगा, तो शांति और सत्य का प्रतीक है, शांति और सत्य का प्रतीक रहेगा। उसके पश्चात जो हमारा हरा रंग आया वो किसका प्रतीक रहेगा, तो हरा रंग जो है ये आपका आता है, पहले लिख लीजिएगा इसके अंतर्गत कि हरा रंग जो हमारा है सबसे पहले देश के शुभ के लिए ये रंग है, ठीक है। उसके बाद उपजाऊपन के लिए है, उपजाऊपन, उर्वरता मतलब उपज से संबंधित उर्वरता, और विकास इन सब का प्रतीक जो है हमारा हरा रंग है। अब हमारा बचा चक्र। तो जब हम चक्र की बात करते हैं तो चक्र हमारा जो है वो निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, गतिशीलता की। हमारा देश जो है वो गतिशील है, इस समय प्रगतिशील है, ठीक है। उसका प्रतीक है 24 घंटे गतिशील माना गया, 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक मानी गई हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो ये चक्र रहा है, जैसे हम बात करते हैं झंडे की, तो जैसे ये झंडा रहा है आपके सामने और ये नेवी ब्लू रंग का, ये पूछा जाता है कि चक्र जो है इसमें जो कलर कौन सा है, तो ये चक्र है आपका ये नेवी ब्लू रंग का है, नेवी ब्लू कलर का है। तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नेवी ब्लू कलर जो है वो किसका प्रतीक है, तो नेवी ब्लू जो आपका है, ठीक है, इसके चक्र का जो रंग है, चक्र का रंग कौन सा है, तो नेवी ब्लू,
नेवी ब्लू। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नेवी ब्लू जो है किसका प्रतीक है, तो जो ये रंग है ये हिंद महासागर का प्रतीक है। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन कि ये किसका प्रतीक है, तो नेवी ब्लू जो रंग है ये हिंद महासागर का प्रतीक है। तो आपके सामने सबसे पहले क्या आया, केसरिया रंग आया, तो केसरिया त्याग बलिदान का हो गया। मध्य में आपका क्या आया, सफेद रंग आपका सत्य और एकता का प्रतीक हो गया, शांति का प्रतीक हो गया। उसके पश्चात हरा रंग आया तो आपके उपजाऊपन का, उर्वरता का, देश के शुभ का, और साथ ही साथ जो चक्र आया इसमें जो 24 तीलियां दिखाई गई हैं ये आपके क्या है, निरंतर गतिशीलता, यानी 24 घंटे देश जो है वो प्रगति पथ पर कार्यशील है या गतिशील है। और जो नीला रंग का जो चक्र बनाया गया है नेवी ब्लू कलर का, ये हिंद महासागर का प्रतीक है। तो झंडे की जो आपकी विशेष वार्ता है इसमें मतलब क्या क्या चीजें हैं कैसी, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब ये ध्वज पहले तो ऐसा नहीं था, पहले किस प्रकार का था, अब ये बात आएगी पहले किस प्रकार का था, अब किस प्रकार का है। तो हम पहले इसके पास्ट की बात करेंगे कि ये ध्वज जो था कहां से आया हुआ है। ठीक है, और उससे पहले भी ध्यान रखिएगा जो चक्र बना हुआ ये कहां से है, तो अशोक के सिंह शीर्ष स्तंभ से जो सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित रहा है वहां से लिया गया है। अब उसके पश्चात देखिएगा कि भारतीय ध्वज का जब हम परिचय करेंगे तो परिचय में कब से डिजाइन बनी, कौन सी फाइनल डिजाइन आई, क्या चीजें आई, मतलब कैसे एकदम से तो नहीं आ गया, पहले से इसका कोई रूप रहा होगा। तो इसके पश्चात हेडिंग डालिएगा भारतीय ध्वज का परिचय, हेडिंग डाल लीजिएगा। ये तो हमने ध्वज संहिता के अंतर्गत जो उसके नियम कानून है उसकी बात हमने की है, कैसा होना चाहिए, किसका क्या प्रतीक होता है, हमने उन सब की बात कर ली है। अब उसके पश्चात आएगा भारतीय ध्वज का परिचय। तो परिचय में क्या है कि सबसे पहले डिजाइन कहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी, जो वैसे तो कई बार बनी, 5-6 बार डिजाइन बनी, लेकिन हम आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कहाँ जाकर के वो अंत उसका हो गया, क्या समाप्त, क्या फाइनल डिजाइन निकल के आई, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा भारतीय ध्वज का परिचय, भारतीय ध्वज का परिचय, भारतीय ध्वज का परिचय। देखिएगा परिचय के अंतर्गत क्या आता है या क्या चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि गांधी जी ने जो सबसे पहले अधिवेशन किया था, ठीक है, उसी अधिवेशन में इस भारतीय ध्वज को तैयार किया गया था। लेकिन उससे पहले जो आता है वो कई सारी चीजें, कई सारे पार्ट आते हैं। सबसे पहले हम प्रथम चित्रित से बात करेंगे कि प्रथम चित्रित ध्वज, कि जब हम प्रथम चित्रित ध्वज की बात करेंगे तभी आपका निकल के आएगा सामने जो आपका सबसे महत्वपूर्ण रहा है प्रथम चित्रित ध्वज। ठीक है, अब ये कब तैयार हुआ, किसने तैयार किया, तो लिखेगा सन 1904 ईस्वी में विवेकानंद की शिष्या, सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या, विवेकानंद की शिष्या सब लोगों को नाम पता होगा उसका, भगिनी निवेदिता इनको कहते हैं। ठीक है, भगिनी निवेदिता, विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने इसका डिजाइन तैयार किया, ने इसका सर्वप्रथम डिजाइन तैयार किया, सर्वप्रथम डिजाइन तैयार किया। ठीक है, जब इन्होंने डिजाइन तैयार किया था तब वहां पे था क्या चीज, ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जब उसको डिजाइन को तैयार किया तब वहां पे क्या था, तब वहां पे जो सबसे पहले बात आती है कि क्या रहा, तो लिखेगा अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ये फहराया गया था, लिखेगा अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, 1906 को पारसी बागान चौक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ग्रीन पार्क, इसको ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता था, तो ब्रैकेट में ग्रीन पार्क भी लिख लीजिएगा। पारसी बागान चौक ब्रैकेट में ग्रीन पार्क, कलकत्ता में इसे कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया, ठीक है। तो सबसे पहले कब बनाया गया, तो 1904 ईस्वी में विवेकानंद की जो शिष्या थी भगिनी निवेदिता, उन्होंने इसको तैयार किया। उसके पश्चात उसको फहराया कहाँ पर गया था, तो 1906 में पारसी बागान चौक जो ग्रीन पार्क रहा है वहां पर इसको फहराया गया, ठीक है। अब इस ध्वज में था क्या, मेन चीज तो यह आती है कि ध्वज में क्या था, तो लिखेगा इस ध्वज को लाल पीले और हरे रंग की, इस ध्वज को लाल पीले व हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था, हरे रंग की
क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था, क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। अब उसमें क्या बना था, तो मान लीजिएगा हमने मान लीजिए 3 ये हमारी क्षैतिज पट्टियां हो गई, ये ध्वज जो हमारा था यहाँ पे 3 क्षैतिज पट्टियां हो गई। अब हमें ये भी देखना है कि हमारा टॉप में कौन सा कलर है, क्योंकि कलर जब पहले था तब कुछ और होगा, अब कुछ और बनेगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर की जो थी वहां पे पट्टी जो थी, सबसे ऊपर की हरी पट्टी थी, ये जो थी कौन सा कलर था, ये थी हरी पट्टी, मतलब कलर कौन सा था, तो ये हरा कलर था, यहाँ पे हरा कलर हो गया तो हरी पट्टी हो गई। ठीक है, सबसे नीचे जो रहेगी वो लाल पट्टी रहेगी, तो आपको तीसरा कलर तो अपने आप पता चल गया कि ये क्या होगा, ये पीले रंग की पट्टी होगी। यहाँ पे कलर कैसा होगा, ये पीला होगा। अब कहां पर क्या बना था ये भी महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा जो हरे रंग की पट्टी है वहां पर क्या है, ठीक है, तो हरे रंग की जो सबसे ऊपर की जो पट्टी रही है, हरे रंग की पट्टी, वहां पर 8 कमल बने हुए हैं। इस प्रकार से अगर ये हरा कलर रहा है तो क्या है, तो मान लीजिएगा वहां पर 8 कमल बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके 8 कमल उस झंडे में सबसे ऊपर बने थे पहले। ठीक है, और क्या था, तो सबसे ऊपर की जो हरी पट्टी थी वहां पर 8 जो थे वो कमल बने थे, ये महत्वपूर्ण हो गया। उसके पश्चात नीचे की पट्टी में क्या था, तो नीचे की पट्टी में यानी कि लाल पट्टी में एक तरफ था सूरज, ठीक है, एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद। ठीक है, एक तरफ सूरज चांद रहेगा, मतलब सूरज और चांद का डिजाइन रहेगा, सूरज चांद हो गया एक तरफ। अब बीच में क्या होगा, बीच की जो पीली पट्टी थी वहां पर क्या लिखा था, तो यहां पर लिखा था वंदे मातरम। क्या लिखा था, वंदे मातरम। तो ये तो हो गई आपकी पहली डिजाइन, वंदे मातरम लिखा था, यानी कि सबसे ऊपर जो पट्टी थी वो यहाँ पे सबसे ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल थे, नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चांद थे, और सबसे नीचे की जो पट्टी मतलब थी उसमें सूर्य और चांद हो गए। बीच की पट्टी में, पीली पट्टी में आपका वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो ये तो हो गया पहला डिजाइन, कि पहला डिजाइन जो सिस्टर निवेदिता ने दिया था वो हो गया। लेकिन इसके पश्चात फाइनल डिजाइन जो वर्तमान में रहा है उसको कहां से लिया गया, क्या रहा है इसमें, तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा। अब ये अंतिम डिजाइन का ही रूप रहेगा, उसके पश्चात हम कोई हेडिंग नहीं डालेंगे, उसके पश्चात सिर्फ डिजाइन की बात करेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करते रहिएगा। आप द्वितीय ध्वज लिख सकते हैं कि द्वितीय ध्वज कब आया, तो हेडिंग डाल लीजिएगा द्वितीय ध्वज। और द्वितीय ध्वज कहां से श्रेष्ठ रहेगा, क्या चीजें प्रमुख रहेंगी, तो द्वितीय ध्वज के अंतर्गत देखिएगा कि कांग्रेस के विजयवाड़ा, एक अधिवेशन रहा है, तो लिखेगा कांग्रेस के विजयवाड़ा को ही बैजवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, विजयवाड़ा अधिवेशन, कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के एक युवक में, आंध्र प्रदेश के सीधे नाम लिखेगा, आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया, ये जो आजकल हम डिजाइन देखते हैं इन्हीं का डिजाइन है, पिंगली वेंकैया नाम ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को जब डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का एक डिजाइन, पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का चौथा चित्र, मतलब उनसे पहले 3 बन चुके थे, पहला तो हमने बताया, सेकंड थर्ड आपका सेकंड में जैसे मैडम भीका जी कामा आती हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो इसलिए आपको नहीं बताया गया। ठीक है, भारतीय झंडे का चौथा चित्र, ये चौथा डिजाइन था। ठीक है, भारतीय झंडे का चौथा चित्र गांधी जी को दिया, किसको दिया था, चौथा चित्र गांधी जी को दिया। ठीक है, गांधी जी को दिया, ये भी काफी श्रेष्ठ रहा था। तो वहां पर जो था सिर्फ 2 पट्टियां थी, एक तो सिर्फ ऐसे देखिए 2 पट्टियां थी, सिर्फ क्षैतिज में 2 पट्टियां थी, एक थी लाल, ठीक है, और एक थी हरी। एक लाल रंग कलर की पट्टी थी, एक हरे कलर की पट्टी थी। तो क्या होता है, लाल कलर जो होता है हिंदुओं का प्रतीक बन गया और हरा कलर मुस्लिमों का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या होता है, यही दोनों संप्रदाय तो केवल इंडिया में निवास नहीं करते हैं, और भी संप्रदाय और भी धर्म रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने उनको ये कहा था कि एक जो आपका रहा है, जो 3 पट्टियां करने को कहा, मतलब लाल हरा तो चलो ठीक है, लेकिन बीच में उन्होंने कहा कि सफेद पट्टी रखने के लिए। तो ये जो है भारत के अन्य समुदायों का प्रतीक रहा है, भारत के अन्य समुदायों का प्रतीक जो है वो सफेद कलर है। तो सिर्फ इतना कहा था, उसके अलावा एक चरखा अंकित करने को कहा था जो राष्ट्र की प्रगति का संकेत है। तो उन्होंने इतना कहा कि एक चरखे को अंकित कर दिया जाए, ये किसका प्रतीक होगा, चरखा, तो ये राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक होगा, राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक होगा।
ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड डिजाइन। जो बैजवाड़ा अधिवेशन था वहां पर जब इन्होंने इस डिजाइन को प्रस्तुत किया तो सिर्फ दो कलर थे, एक लाल था एक हरा था। तो लाल हो गया हिंदुओं का प्रतीक और हरा हो गया मुस्लिमों का प्रतीक। तो उसके अलावा जब गांधी जी को दिखाया गया तो गांधी जी ने वहां पे एक तीसरा कलर जोड़ने को कहा था, सफेद कलर, और एक नीचे इसमें चरखा अंकित को करने को कहा, ठीक है। तो चरखा जो था वो प्रगति का प्रतीक माना गया था, राष्ट्र प्रगति का। तो आपकी ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गई। फिर ये भी आ सकता है कि जैसे ये जो डिजाइन थी ये कब आई थी, विजयवाड़ा अधिवेशन की बात आई तो ये कब आया, तो ये 1921 में आया, ठीक है, ये भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं जो अंतिम डिजाइन आपका रहा है उसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा या इसी के अंतर्गत लिखते रहिएगा, क्योंकि इसी में सिर्फ परिवर्तन किया गया था, उसी से बाकी अन्य कोई खास विवरण या खास चीजें उसके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके पश्चात कि तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए जैसे एक प्रस्ताव आया था, तो अंतिम रूप से कब आया था, तो लिखेगा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 1947 को संविधान सभा ने, ये डेट भी याद रखिएगा, डेट सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसके पहले आपने डेट लिखी हुई है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज, जो वर्तमान ध्वज रहा है वहां पे सिर्फ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने वो जो चरखा था, चरखे को हटा करके वहां पर अशोक चक्र को रखवाया था, बाकी कोई परिवर्तन नहीं था। मतलब जो पहले से आपका ध्वज था सेम टू सेम है, वहां पे चरखा बना हुआ था, यही परिवर्तन हुआ है, और यहाँ पर जो आया है वो अशोक चक्र बन गया है, सिर्फ यही परिवर्तन आया है, ठीक है। तो वो उसी का रूप बदला हुआ रहा है, तो डिजाइन वो पिंगली वेंकैया का ही था, उसके आगे उसको कोई खास वर्णन नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान ध्वज को अपनाया किसने अपनाया, तो संविधान सभा ने उसको अपना लिया 22 जुलाई 1947 को। इस ध्वज को अपनाया स्वतंत्रता मिलने के बाद। जब स्वतंत्रता मिल गई तो क्या हुआ, स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा, इसके रंगों का महत्व बना, मतलब रंग जो थे वही थे, इसके रंगों का महत्व बना रहा। लेकिन अब जब महत्व रंगों का है, मतलब रंग तो वही है, लेकिन हुआ क्या, तो रंगों का महत्व बना रहा, लेकिन चलते हुए चरखे के स्थान पर, मतलब जो चरखा बनाया गया था उसकी जगह पे क्या आया, तो चलते हुए चरखे के स्थान पर अशोक के धर्म चक्र को या बुद्ध के धर्म चक्र को, सीधे लिखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन तो आपको सबको पता होगा, जो प्रथम उपदेश दिया था तो उसमें चक्र जो बना हुआ था, प्रतीक जो रहता है बुद्ध में, तो चरखे के स्थान पर धर्म चक्र को स्थान दिया गया। तो अब वर्तमान में जो हम स्वरूप देखते हैं वो यही स्वरूप भारत सरकार ने माना था, और यही स्वरूप जो है काफी श्रेष्ठ भी रहेगा और काफी महत्वपूर्ण रहेगा। काफी क्वेश्चन जो हैं आपके झंडे से आते हैं, और सारे क्वेश्चन आपके हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आपके महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रहें। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्या होता है। भारतीय झंडा जो वर्तमान है, पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले जो झंडा था वो किस प्रकार का था, वहां पे 3 पट्टियां थी, ठीक, क्या था, सबसे ऊपर आपकी हरी पट्टी थी, सबसे नीचे लाल पट्टी थी, बीच में पीली पट्टी थी। तो बीच में जब उन्होंने दिया था तो वंदे मातरम लिखा हुआ था, ऊपर 8 कमल बने हुए थे, नीचे सूर्य और चांद बना हुआ था, बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद जब जो आपके पिंगली वेंकैया रहे हैं, तो पिंगली वेंकैया ने जब डिजाइन दिया तब इन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर आपकी लाल पट्टी थी, ठीक है, सबसे ऊपर लाल दी और नीचे हरी दे दी। तो लाल हिंदुओं का प्रतीक हो गया, हरी मुस्लिमों का प्रतीक हो गया। लेकिन गांधी जी को जब दिखाया गया तो गांधी जी ने उनमें 3 पट्टियां करने को कहा, यानी कि बीच में एक जो सफेद पट्टी दी अन्य समुदायों का प्रतीक देने के लिए कहा, और बीच में एक चरखे को भी बनवाया, जो चरखा तो जो था वो देश की निरंतरता का प्रतीक माना गया था, ठीक है, मतलब गतिशीलता का प्रतीक माना गया। लेकिन आगे चल करके जब भारत की संविधान सभा ने इसको पारित किया है, भारत के ने जब पारित किया है देश में, जब इसको पारित किया गया है तब उसमें क्या रहा है, सिर्फ उस चरखे को हटा करके चक्र आ गया है, बाकी जो डिजाइन
कलर जो थे वो सब वही रहे। तो जो लाल कलर है त्याग बलिदान का प्रतीक है, सफेद कलर है आपका सफेद शांति और सत्य का प्रतीक रहेगा, और हरा कलर जो है उर्वरता उपजाऊपन ये विकास सबका प्रतीक रहेगा। और जो चक्र है चक्र आपका गतिशीलता का प्रतीक है, 24 घंटे गतिशील रहता है जो देश है। और उसके अलावा जो उसके अंतर्गत जो 24 तीलियां हैं वो 24 घंटों का प्रतीक है। जिस कलर से नेवी ब्लू से बना हुआ है तो नेवी ब्लू हिंद महासागर का प्रतीक है। अब इसके पश्चात आपकी बहुत सारे जैसे अनुपात क्या है तो अनुपात 3:2 रहेगा। ठीक है, कलर भी पता चल गए, कब आया, कब संविधान सभा में पारित किया गया, कब इसको अपनाया गया, किसने डिजाइन बनाया, किसने सर्वप्रथम बनाया, हर एक चीज आपकी कंप्लीट है। बस क्या आता है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने, बाद में क्या आता है, भारत मानक ब्यूरो ने भारतीय ध्वज के 9 मानक आकार माने हैं। 9 मानक आकार माने हैं मतलब अनुपात जो है सेम रहेगा, बस 9 मानक आकार हो गए। तो कौन सा आकार, जैसे भवन पे आपके मेज से रखने से लेकर भवन पे फहराने तक झंडे आपके बहुत सारे रहते हैं, तो उनकी भी माप बताई गई है। और भारत सरकार ने केवल भारतीय मानक ब्यूरो जो रहा है उसने सिर्फ 9 मानक आकार बताए। ठीक है, तो मानक आकार देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपका देखना पड़ेगा, उसका वेट करिएगा। बहुत जल्द आपको मानक आकार से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो उसके पश्चात अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। कोशिश करेंगे कि समय समय पे आपको जानकारियां आपको दी जाएं, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बहुत जल्द आपको अपलोड किया जाएगा। जो भारत के 9 मानक आकार रहे, कहाँ पर उनका प्रयोग होता है, किस प्रकार से होता है, एक भारतीय झंडे को अगर किसी सैनिक के शव पे अगर ढका जाता है तो उसका आकार क्या रहता है, लाल किले पे जो फहराया जाता है उसका आकार क्या रहता है, और एक टेबल पे जो झंडा रखा जाता है उसका आकार क्या रहता है। इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। DSSB में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय जो झंडा जो टेबल पे रखा जाता है उसका आकार क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।